जी फिलहाल सर। आप एक गेस्ट लेक्चरर हैं, फाइनेंस आप पढ़ा हाँ रहे जी। हैं, आप एक जी डिप्टी मैनेजर रह चुके हैं एसबीआई में। जी तो जी जी। ये फील्ड जो आप अभी करंटली इसमें कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, लिटरेचर फिलोसफी, ये इतना डिफरेंट कैसे? अम, इसमें मैं एक दो चीज़ें और ऐड करूंगा। हम्म। मैं शेयर ट्रेडर भी हूँ, ओके। और मैं फिल्में भी बनाता हूँ, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाता हूँ। और डिजिटल में मतलब ये होता है ना, ब्रांडिंग मार्केटिंग का भी थोड़ा बहुत काम हम लोग करते हैं। तो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, ये तो अलग अलग जगह से हैं। और सब मिल बांट के मिक्स होके कुछ निकल जाते हैं कई बार कि जीवन में जो जो अलग अलग चीजें देखी हैं, और मतलब बोलने की इच्छा होती है। ईमानदारी की बात तो ये है कि जो सोशल मीडिया है, ये एक आम आदमी को भी अपनी बात रखने का मौका देता है। और ईश्वर की कृपा ये है कि लोग सुनते भी हैं। पहले ये जो एक प्लेटफॉर्म्स थे, वो कुछ लिमिटेड लोगों के लिए थे, जो बहुत माने हुए लोग हैं, जिनके पास टेलीविजन जो बना सकते थे, जो सिनेमा बना सकते थे। बट सोशल मीडिया ने डेमोक्रेटाइजेशन किया है थॉट का। और कहीं ना कहीं जो आपने फिलॉसफी की बात की, तो फिलॉसफी का कारण तो सर ये रहा कि जब भी व्यक्ति किसी डिफिकल्ट फेज से निकलता है, तो या तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, या तो वो उन चीजों को कोप अप करके थोड़ा सा बेहतर होता है। तो प्रोबेबली मेरे साथ सेकंड रीजन रहा कि हर व्यक्ति देखिए कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉरी डील करता है। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई यूनिक है, हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, फेस किया, सबने किया। तो वो जब उन चीजों से मैं थोड़ा बाहर निकला, तो मैंने रियलाइज किया कि यार ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे लोग फेस कर रहे होंगे, और उनसे कनेक्ट करने की इच्छा हुई। कई चीजें ऐसी थी जो मैं बोलना चाहता था, कि जो मैं फील करता था वो बोलते गया, बोलता गया, वो समहाउ लोगों से वो थोड़ा कनेक्ट हो गया। अब जब लोगों से कनेक्ट होता है तो और अच्छा लगता है। जब लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ और बोला जाए। अब डिफरेंट तो ठीक है ना, बैंकिंग किया, रीडिंग का हमेशा से शौक था, फाइनेंस में एक मन लगता है, तो वो पढ़ते गए। और क्या है, मैं आई एम अ सिंगल गाय। तो अब जो व्यक्ति इस प्रकार से फ्री रहता है, उसके पास बहुत कुछ परस्यू करने के लिए टाइम होता है। तो बस चलता गया, धीरे धीरे उसमें बढ़ते गए आगे। आपने एक बात कही कि इंटरनेट ने डेमोक्राइज कर दिया डेमोक्रेटाइजेशन। जी जी जी। द होल इंटरनेट वाला स्टफ। और मैं इसमें आपकी बहुत एक तारीफ करना चाहूँगा और आपका ओपिनियन भी चाहूँगा कि एक टाइम था जी जब ये होता था कि सिर्फ इंटरनेट पे वो सक्सेसफुल हो सकता है या वो अपनी आवाज़ रख सकता है जिसके पास बड़ा सेटअप हो, बड़ा सब कुछ इतना प्रोफेशनल हो। एंड आई जी। सो योर वीडियोज जहाँ पर आप बहुत रैंडमली कहीं भी शूट करते हैं, अपनी बात करते हैं, पोस्ट कर देते हैं। जी जी जी। और बहुत लोग जब इंटरनेट पे कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हैं तो बड़ा डरते हैं, यार मेरे पास सेटअप नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास हाँ। वो नहीं है। तो उसमें आपका क्या ओपिनियन रहेगा उन लोगों के लिए कि स्पेसिफिकली कि देखो मेरे पास इतना बड़ा सेटअप नहीं है बट स्टिल यू आर गिविंग योर वॉइस टू द इंटरनेट एंड इट्स रियली इंस्पिरेशनल टू बी ऑनेस्ट। मैं इसका जवाब शायद ये कहूंगा कि मेरे को पता नहीं था इतना बड़ा सेटअप होना चाहिए, तो मैंने चालू कर दिया बस। शायद इसका आंसर ये है कि किसी ने मुझे बताया होता कि यार ये इसके लिए ये लगेगा, तो मैं कहता हाँ यार लगना चाहिए प्रोबेबली। बट हुआ क्या कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, मैं आपको बताऊं। मेरा एक यूट्यूब का चैनल है, नॉट अ लॉन्ग स्टोरी। उसमें मैं इकोनॉमी से, बिजनेस से रिलेटेड, मॉनेटरी पॉलिसी कुछ भी बना देता हूँ। तो अब क्या होता था, अब टीचर हूँ मैं। अब टीचर का क्या, कभी भी एकदम से मन होता है कुछ बोलने का। तो मेरे पास था, मैंने कहा यूट्यूब का चैनल है, चलो शॉर्ट्स करके नई चीज आई है। अपन भाई लॉन्ग वीडियो बनाने में तो आपको फिर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, एडिट वगैरह भी आप करोगे। तो मैंने बना दिया एक दिन, मॉनेटरी पॉलिसी ये होती है, या फिजिकल पॉलिसी होती है। अब लोगों के मुझे मैसेज आया, अरे सर आप रास्ते में खड़े होके बना रहे हो, है ना, बस लाइक रास्ते में खड़े होके बना रहे हो, तो कैसे नहीं बनाते लोग। मतलब मेरा परसेप्शन सेट ही नहीं था कि ऐसा नहीं हो सकता। तो वो अब स्टार्ट वैसे हो गया। अब जब ये चालू किया, अपना इंस्टाग्राम चालू किया, तो अगेन भाई सुबह सुबह वॉक करने गए हैं, बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, बना दिया। अब वो कभी बैठे हैं, एकदम से जब इच्छाएं आती है ना कुछ बोलने की, तो आपको ना सोचना नहीं चाहिए कि बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि अगर आप उस चीज के लिए रुक गए, तो हो सकता है वो थॉट निकल जाए आपके मन से। वो आपने वो फिल्म देखी है, रोग करके फिल्म आई थी, इरफान जी जी। इरफान खान साहब की। उसका एक पहला शॉट बहुत अच्छा है, उसमें वो इरफान खान अपने साइकोलॉजिस्ट को बता रहे हैं कि मैं सुसाइड करने वाला था कल। बोला तो पूछा किया क्यों नहीं, बोला मैंने बस माथे पे बंदूक रखी, ये और वो, और बाहर देखा खिड़की खुली थी। फिर बोला खिड़की बंद करने का तो देखा बाहर बड़ा अच्छा सीन था,
बोला फिर क्यों नहीं किया? बोला फिर वो मोमेंट चला गया। तो वो वाली बात होती है, कई बार आपको बोलने की कुछ इच्छा होती है और वो मोमेंट पे आपने नहीं बोला तो फिर शायद उतना मजा नहीं आएगा बोलने में। अभी एट अभी बोलने में शायद ज्यादा मजा आ जाएगा, तो वो उसके कारण मैं बना देता हूँ। अच्छा, उसके बाद लोग अप्रिशिएट करने लगे उस चीज को। आयरोनिकली कई लोग कहते हैं सर आप एडिट नहीं करते, वो हमको अच्छा लगता है, मतलब पीपल से कि हमें अच्छा लगता है आप एडिट नहीं करते। बैकग्राउंड में नॉइज आती रहती होगी, आपने कई बार सुना होगा, क्योंकि आई डोंट केयर ऑनेस्टली। भाई मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास शायद बोलने की चीज है वो शायद इंपॉर्टेंट है रादर देन कि मेरा जो पूरा सेटअप है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है इतना कि मैं इतना पैसा उसमें लगाऊंगा। कल कमा लूंगा तो भी शायद मैं ऐसे ही बनाना पसंद करूंगा क्योंकि मुझे मजा आता है ऐसे। मैं ये नहीं सोच सकता यार मेरे को बहुत अच्छा दिमाग में आइडिया, मैं 3 घंटे बाद ऑफिस जाऊंगा, वहां शूट करेंगे, नहीं, मैं तुरंत के तुरंत। और मैं यही कहता हूँ, मतलब ये गुड आइडिया टुडे इज बेटर देन अ बेटर आइडिया टुमारो, ऐसा एक कहावत है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हाँ, कल मैं बेहतरीन करूंगा, उससे अच्छा आज नॉर्मल कर लो आप। वो कल के चक्कर में, बेहतर करने के चक्कर में आप मैक्सिमम टाइम नहीं कर पाते। तो मैं कम लेवल पे करता हूँ, छोटा करता हूँ, लेकिन तुरंत कर लेता हूँ। और मैं बाकी लोगों से भी ये कहूंगा, ये मेरा टोटल सेटअप है। ये जो मोबाइल आप देख रहे हैं और एक एक वो एक छोटा सा ट्राइपॉड है मेरा, ये इतना मेरा टोटल सेटअप है, मैं इतने पे काम कर लेता हूँ। हाँ नहीं, इन अ नटशेल अगर मैं कहूँ तो इट इज़ मोर ऑफ लाइक कि इग्नोरेंस इज ब्लिस इनिशियली। या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, इग्नोरेंस इज ब्लिस, मुझे पता ही नहीं था ऐसा होता है। हाँ, तो कि हो गया जितना वो। आपको ज़्यादा पता होगा उतना आप कॉम्प्लिकेशन में जाओगे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। एंड वो है। वो देखा है मैंने आपकी प्लीज। वीडियोस में कि स्पेसिफिकली आज मैं देखता हूँ शॉर्ट्स के लिए ना, लोग बड़े बड़े तामझाम करते हैं कि एक मिनट की वीडियोस में इतने सारे एनिमेशन लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट आपकी आपकी वीडियोस बड़ी सिंपल है, मतलब पता है आपकी वीडियो में स्पेशल बात क्या है? जी आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हो बहुत इजीली। जी अगर मैं अगर ये पॉडकास्ट अगर मैं रिलीज़ करूँगा जी। स्पेसिफिकली, तो लोग देखेंगे यार सर तो स्पेसिफिकली गाड़ी में बैठ कर ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे नॉर्मली फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मेरा अगेन डेमोक्रेटाइजेशन है सर। हाँ। कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि आपको क्या करना है, कोई व्यक्ति ऊपर से आपके आकाशवाणी नहीं करेगा कि ये मिनिमम सेटअप नहीं है तो आप नहीं कर सकते। मैं बताऊं आपको सर, ये जो सबसे बड़ी दिक्कत ही यहीं पे है कि हम लोगों की सुनते हैं कि कैसे करना है। यार आप अपना कर लो ना यार, आपसे जितना हो पा रहा है। आज मुझे कई लोग बोलते हैं कि सर आईफोन ले लो। मैं कहता हूँ भाई आईफोन लाख 1.5 लाख का आता है, मेरा 15,000 का मोबाइल है। वीडियो क्वालिटी शायद आईफोन वाली दादा नहीं है, वॉइस क्वालिटी नहीं है, लेकिन मैं बात तो अपनी कर पा रहा हूँ ना, वो पहुंच रही है वहां तक। तो कल कमाया पैसा बना दूंगा, आज नहीं है ना तो मैं जेब से पैसा, मैं ये बहुत लोगों को कहना चाहूंगा, खासतौर से यंगस्टर्स को, कि अगर आज पैसा है बना लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं है ना तो दोस्त, पिताजी का पैसा मत लगाना यहाँ पे। नॉर्मल मोबाइल भी वही चीज आपको दे देगा जो आईफोन देगा, 80% देगा, एंड 80% इज गुड इनफ। मेरा ये पर्सनल मानना है। हाँ नहीं, वही बात है कि अगर आप एम्बिशियस हैं, अगर आप थोड़ा सा समझते हैं कि आपको इसमें करना ही है, जी तो स्टार्ट फ्रॉम जी जी। स्क्रैच, जो से स्टार्ट करो। सर स्टार्ट तो करो। बिल्कुल, स्टार्ट तो करो सर। वही होता है ना, आप स्टार्ट ही नहीं करोगे ना, अब ये वो आप बेहतर नहीं कर पाओगे। लोग परफेक्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं। आप परफेक्ट स्टार्ट मत करो, आप बस स्टार्ट कर दो। और एक बहुत बड़े किसी ट्रेनर ने ये चीज सिखाई थी, उसका एसएसजी करके एक फंडा था, स्टार्ट स्मॉल एंड घटिया, कि आप तो घटिया से स्टार्ट कर दो और सीखते जाओ, ठीक करते जाओ। तो अब जैसे मेरे आप पुराने वीडियो देखेंगे तो शेव भी नहीं रहती हाँ कहीं तो मेरी बात। हाँ। तो कई कई लोग कहते हैं यार दादा शेव करके आया करो। अच्छा, बहुत लोग के कमेंट आते हैं, बोला आप कार में क्यों बनाते हो? मैं कहता कार में इसलिए बनाता हूँ क्योंकि साउंड कम आता है। मेरे पास स्टूडियो नहीं है, ये मेरा स्टूडियो है। वो कई लोग ऐसे मजाक करते हैं, कहते हैं, सर पन्नी कब हटाओगे कार की? बहुत लोग टांग भी खींचते, मजा आता है बहुत। बोला सर अभी भी पन्नी नहीं हटे, तो एक कनेक्ट वो भी है। मतलब मजा आता है मुझे तो इस प्रकार से चर्चा करने में। लास्ट 2 साल में एक चीज़ मैंने स्पेसिफिकली देखी है कि जी अब से 2 साल पहले तक इंटरनेट पे उस पॉइंट पे था कि सिर्फ बड़े क्रिएटर्स, बड़े नाम, हाँ। बड़ा सेटअप, जी बड़ा स्टूडियो। बट जी लास्ट 2 साल में स्पेसिफिकली मैंने एक बात देखी है कि लोग चाहते हैं कि उनके जैसे लोग आगे आए और वीडियोस बनाएं और क्रिएट करें, जैसे कि जी। अंकित बैनपुरी आपने देखा हो। अब शायद देखो, एकदम से मैं 75 हार्ट रिकॉल चलाने नहीं। वाला जो लड़का था वो। अ, वो हाँ 75 हार्ट, हाँ। हाँ हाँ। राम राम सा, वो राम जो राम वो थे सारिया ना ने। वो, हाँ। राम राम सारिया ने, हाँ हाँ देखा है, देखा है, उनको देखा मैंने। वो भी हम में से एक ही है।
बिल्कुल बिल्कुल। लोगों ने उसका घर देखा है, लोगों ने उसकी कंडीशन देखी है, लोगों ने उसका रूटीन देखा है। जी जी हाफ जी। ऑफ अस फॉलो द सेम लाइफ स्टाइल एज यू डू। यस। तो हमारे अब लोगों के लिए कनेक्ट करना ईजी है क्रिएटर्स के साथ। पहले क्या होता था कि बड़े बड़े सेटअप दिखते थे तो वो करिश्मा दिखता था सिर्फ। ये इसको ऐसा मानिए सर कि कहीं ना कहीं एक जो हिंदी का शब्द होता है ना, गुट बना लेना, हम्म। एक जिसको कार्टलाइजेशन कहते हैं। हम्म। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि लोगों ने जानबूझ के किया था, ऐसा जानबूझ के नहीं होता, बट समाउ जिस पहले व्यक्ति ने बनाया होगा उसने मेहनत की होगी, बेचारा ने एडिट किया होगा, पैसा लगाया होगा और वो चल गया, तो लोगों ने शायद उसको बेंचमार्क मान लिया। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ या जीवन के साथ सर ये होता है कि हर बार नए नियम आते हैं, हम्म। हर बार नया नियम आएगा, आपको अडेप्ट करते रहना चाहिए, जिसको पिवट कहते हैं। यू नीड टू पिवट। भाई आज जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं जब आया ये बनाने के लिए, खासतौर से इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैं पहले से बना रहा था, तो यूट्यूब पे तो मैं इकोनॉमी के, बिजनेस के वीडियो आज भी बनाता हूँ, तो वो तो मेरा मन था, मुझे मजा आता बनाने में। इंस्टाग्राम पे जब मैंने काम चालू किया तो मैंने बहुत ही टेक्निकली चालू किया, टेक्निकली ऑन द कंटेंट बेसिस। मैंने कहा ऐसा कौन सा कंटेंट है जो मैं देखना चाह रहा हूँ और अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा यार मुझे इंस्पिरेशन चाहिए, मुझे मतलब चाहिए एक नॉर्मल आदमी से मैं बात करूं। और क्या है ना सर, आज इंस्पिरेशन ही सबसे कम शॉर्ट सप्लाई में, सबसे शॉर्ट सप्लाई में। होप बहुत शॉर्ट सप्लाई में। पॉजिटिविटी बहुत शॉर्ट सप्लाई में। लोग पॉजिटिविटी की बात करते हैं लेकिन मुझे ना बहुत वैसा लगता है कि बहुत वो ड्रामेटिक टाइप से बातें करते हैं। हाँ, दे आर सेलिंग वो पॉजिटिविटी, वो बेच रहे हैं हाँ, पॉजिटिविटी को। एग्जैक्टली, दे डोंट बिलीव इन इट, व्हाटएवर दे आर सेइंग प्रोबेबली दे इवन डोंट बिलीव इन इट। और ऑथेंटिसिटी की सर एक वैल्यू है, ये मैं मानता हूँ। मैं खुद देखिए, मैं खुद मार्केटिंग बैकग्राउंड का आदमी हूँ, मैं खुद एमबीए कर चुका हूँ, 7 सवा 7 साल स्टेट बैंक में नौकरी की है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मेरा हमेशा रहता है, ऐसा नहीं कि मैं मतलब जनता की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। मतलब मुझे भी ग्रोथ चाहिए यार, ईमानदारी की बात तो वही है। और ऑथेंटिसिटी क्यों काम करती है ये मैंने मेरी क्लासेस में देखा। मैं क्लासेस में पढ़ाता था तो मुझे कुछ नहीं आता तो मैं कहता था भाई मुझे नहीं आता ये। मेरे साथ के कई टीचर्स नहीं बोलते थे ये। उनको लगता था अगर हमने बच्चों को कह दिया हमको नहीं आता तो हमारी थोड़ी सी इज्जत कम हो जाएगी। मेरी तो कभी कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई। उन्होंने कहा यार ये जो बोलेगा कम से कम वो पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, जो नहीं आता वो मना कर देता है। तो ऑथेंटिसिटी शायद कहीं ना कहीं वो टीचर के काम ने दिलाई कि नहीं यार आप तो कनेक्ट करो ना, बोलो आता है नहीं आता क्या प्रॉब्लम है। और उसके बाद कंटेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैं जो बोल रहा हूँ या जो, हाँ, अगर वो डिलीवर कर पा रहा हूँ ढंग से, हाँ नॉइज बहुत आ रही है मुझे भी मालूम है यार, नॉइज नहीं आनी चाहिए। अगर मैं वो बेसिक चीज कह पा रहा हूँ तो बैकग्राउंड में क्या उससे फर्क क्या पड़ता है। मेरे तो कई बार आप देखते होंगे बच्चे नाचते रहते हैं बैकग्राउंड में हाँ। पीछे, तो वो लोग तो वो भी इंजॉय कर लेते हैं, बोले देखो पीछे बच्चा नाच रहा है आपके, मैं कहता वो इंजॉय कर रहा है मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो सेटअप्स, जो एक बहुत अच्छी बात कही थी, आई थिंक नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, और वो बहुत कनेक्ट की थी मुझसे। उन्होंने कहा था कि मिस इंडिया होता है कंपटीशन, आपने देखा होगा मिस इंडिया का मतलब क्या हुआ, दिस पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग अवर होल कंट्री। उन्होंने कहा क्या आम भारतीय महिलाएं ऐसी दिखती हैं, क्या उनके फिगर ऐसे हैं, क्या उनका रूप रंग ऐसा है, क्या उनका कलर ऐसा है, क्या ड्रेसअप ऐसा है? बोला नहीं ऐसा तो नहीं होता, आम भारतीय महिलाएं बहुत अलग लगती हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसे? बोला आज हम जो रिप्रेजेंटेशन मिस्टर ग्लैडलेक्स इंडिया वगैरह में जाते हैं, लोग मॉडल जाते हैं, आम भारतीय ऐसा नहीं है। इरफान उन्होंने कहा था नवाजुद्दीन ने, बोला था मैं हूं आम भारतीय, क्योंकि आम भारतीय तो मेरे जैसा लगता है ना, तो मैं आई विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ना। तो अगेन आई एम सेइंग कि भाई शायद आम भारतीय मेरे जैसा दिखता है, आपके जैसा दिखता है ना, मतलब हम तो बहुत खूबसूरत लोग नहीं है ना सर। मेरा तो वजन 100 किलो के आसपास है, लेकिन क्या मैं देश का एक कुछ हिस्सा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता? पूरा देश शायद नहीं कर रहा, लेकिन मैं, तो मैंने फोकस उन लोगों पे किया जो इस प्रकार का कंटेंट देखना चाहता है। मुझे 140 करोड़ जनता नहीं चाहिए, एब्सोल्युटली समझ सकता हूँ मैं। मुझे 1% जनता जो मेरे टाइप के, वो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। हाँ, इट तो एब्सोल्युटली। अब इसी चीज़ को देखें, लाइक भुवन बाम एक बहुत बड़े क्रिएटर है कॉमेडी जी फील्ड में। जी, वो आज बिल्कुल भी बिल्कुल अपने उसी रूम में वीडियोस बनाते हैं जिसमें वो बिल्कुल। शुरू से बनाते थे। ब्यूटी है सर उन आदमी की, मैं आपको बताऊं, मैं अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट देख रहा था,
रणबीर अलाहाबादी एंड थिंक स्कूल वाले जो गणेश हम्म, सर हैं, वो दोनों आए थे। एंड दोनों इतना अप्रिशिएट कर रहे थे भुवन माम को कि ये ऐसा व्यक्ति है जिसने एक्चुअली लोगों को राह दिखाई है कि काम कैसे किया जाता है। हम्म, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने ग्लैमरलाइजेशन लाया शायद इस फील्ड में कि यार मैं भी अच्छा कर सकता हूँ, मैं भी एक्टिंग कर सकता हूँ। तो वो भुवन माम इज लाइक, आज भी कितनी कम कॉस्ट पे वो बना लेते होंगे, उनके सिर्फ की पैसे की कमी नहीं होगी। हम्म। ही इज अर्निंग लाइक एनीथिंग, बट वो, मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ भुवन माम को। बहुत ज्यादा उनको देखा नहीं है मैंने, बट उनकी जो तरीके को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कहीं ना कहीं। नहीं, मैं भी भुवन को लगभग शायद 2017 से फॉलो कर रहा हूँ। जी एंड द फैक्ट इज़ दैट कि वीडियोस उसी जगह से बनाना बार बार, जी। वो ऑडियंस से ज़्यादा कनेक्ट करता है। ऑडियंस, ही शूटेड वन ऑफ द वीडियोस इन हिज न्यू होम, ऑलराइट। और वहाँ पर लोगों का मेन कमेंट ये था कि पुराना कमरा कहाँ गया। ओके, मतलब वो पुराना क्यों नहीं दिख रहा, नया क्यों दिख पुराना रहा क्यों, है ना, नया क्यों दिख रहा है, इतना ग्लैमराइजेशन क्यों हो रहा है पीछे बैकग्राउंड में। हाँ मतलब नॉर्मल होना चाहिए थोड़ा सा। तब उन्होंने घर शिफ्ट कर लिया अपना उस जगह से। जी 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 वो जी। घर खाली है जब पुराना घर था उनका, बट वो आज भी हाँ, उसी घर में उसी रूम में शूट करने वहीं जाते हैं। क्योंकि बोला वही पब्लिक को नहीं तो मजा नहीं आएगा, तो भाई बना तो पब्लिक के लिए रहा है ना। जबकि उनकी दो शायद वेब सीरीज आ चुकी है, एक डिंडोरा उन्होंने पब्लिक यूट्यूब पे पोस्ट करी थी, उनमें अच्छी खासी हाँ, क्वालिटी थी। और आई गेस कि ही प्लेड मल्टीपल कैरेक्टर्स इन डिंडोरा। ढिंढोरा, राइट राइट बहुत बड़ी बात थी वो भी। बट राइट। कहीं ना कहीं भुवन से ही वो आइडिया मिला मुझे भी कि यार कंटेंट कभी भी बनाओ तो बिल्कुल। तो शुरुआत करो, हाँ, ज़्यादा मत सोचो। और नहीं करने से अच्छे से करो। अगर तुम्हारे पास क्वालिटी होगी तो एक ना एक दिन जाकर यू विल इवेंचुअली यस। गेट व्हाट यू डिजर्व। वन ऑफ माय वेरी डियर फ्रेंड्स, तो अभी की बात नहीं कर रहा मैं, आई एम टॉकिंग जब मैं भी इतना एक्टिव नहीं था सोशल मीडिया पे। और तो मैं उनसे कहता था आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाते ऑनलाइन, आप इंग्लिश में अच्छा है। तो वो बहुत, अब मेरे जैसे ही था ना, तो थोड़ा सा वो डिले करता गया। फिर बाद में एक दिन ही सॉ अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑफ इंग्लिश एंड ही कॉल्ड मी, उसने मेरे को फोन किया। बोला प्रभात, मैंने बहुत सारे इंग्लिश के वीडियोस देखे पढ़ाने वालों के। मैंने कहा ओके। बोला बहुत अच्छे से अच्छा आदमी भी पढ़ा रहा है, बुरे से बुरा आदमी भी पढ़ा रहा है। फिर उसने पूछा चल कौन सा रहा होगा। मैंने कहा अच्छा वाला चल रहा होगा। बोला नहीं, दोनों चल रहे हैं। हर तरीके की ऑडियंस है, और ये आपको पता होना चाहिए कि हर कंटेंट, ऑफ कोर्स एक मतलब इसका मतलब ये नहीं है कुछ भी करो, बट अगर एक व्यक्ति है जिसको बहुत फ्लैशीनेस चाहिए तो वो एक ऑडियंस है। किसी को कंटेंट चाहिए तो उसकी वो ऑडियंस है। आप ये कोशिश मत करो कि मैं, देखिए सर, आज मैं इस कंटेंट से ना, मैं वो फ्लैशी ऑडियंस को अगर अप्रोच नहीं कर सकता। मुझे मेरे प्रकार का ऑडियंस चाहिए जिसको ये अच्छा लगता है। मैं जबरदस्ती किसी और के मार्केट में घुसूंगा तो फेल ही होऊंगा। तो आई एम हैप्पी, मुझे लगता है मेरी ऑडियंस बहुत छोटी होगी, लिमिटेड होगी, लेकिन देश दुनिया इतनी बड़ी है कि उसका वो छोटा सा पार्ट भी मेरे लिए ह्यूज है। एक, भाई लेट से 10 करोड़ लोग, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं, बहुत कम बोल रहा हूँ मैं तो। 50 करोड़ आई थिंक इंस्टाग्राम यूज करते हैं, 20 करोड़ भी इंडिया में होंगे। उसका 1% भी मिल गया ना तो 20 लाख होता है साहब, 2 मिलियन होता है। 2 मिलियन कहाँ से कम होता है, मतलब मुझे 20 करोड़ से बात नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैं जबरदस्ती उनके साथ नहीं करूंगा ना, उनको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला कि तुमको क्या पसंद आना चाहिए। आई एम जस्ट सर्चिंग कि आपने जो चीज कही कि मैं कंटेंट बनाता रहूंगा, एक दिन वो ऑडियंस खुद मुझसे आके टच हो जाएगी। तो नहीं, मेरा आपने बहुत बस वही अच्छी अपना। बात, एक बहुत अच्छी टिप दी थी लोगों के लिए जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, कि फॉर यू इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू फाइंड अ टारगेटेड ऑडियंस, कि आप यस यस। टारगेट किस ऑडियंस को कर रहे हो, वो आपको पता चल गया तो आप उनके लिए वीडियोस बनाओ। लाइक मैं, मेरा दूसरा अकाउंट है एक्चुअल, मैं ऑल्सो क्रिएट कंटेंट इन साइकोलॉजी। मेरी ऑल सेकंड राइट। मैं मेरी सेकंड डिग्री साइकोलॉजी में चल रही है फ़िलहाल। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मेरी उस वाले अकाउंट पे ज़्यादा ऑडियंस नहीं है, 1200-1300 लोग हैं, बट जितने हैं मैं उनसे कनेक्टेड हूँ। बात वही है ना, क्योंकि जिनको साइकोलॉजी में मजा आती होगी, जिनको वो थ्योरी सुन के मजा आएगी, अच्छा ये रिसर्च हो रही मजा आएगी, अब ये हर व्यक्ति को मजा नहीं आएगी ना सर इसमें। अब जैसे एक मैं छोटा सा बात करूं, जैसे हम लोग सोचते रहते हैं ना, हम लोग भी बहुत इसको टेक्निकली देखने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज है जो सबसे ज्यादा चलती है। तो म्यूजिक चलता है सर, म्यूजिक, गाने वगैरह। कॉमेडी चलती है, क्रिंज भी चलता है अनफॉर्चुनेटली। तो ये 3 4 चीजें हैं, तो इसकी सबसे मास ऑडियंस है। हम्म, बट मैं तो नाच नहीं सकता, हाँ,
और नाचूंगा। नहीं नाच सकता हूँ, अच्छा नहीं नाच सकता ना, वैसा वाला नहीं नाच सकता। और और नाचूंगा तो उनसे तो अच्छा नहीं नाच पाऊंगा। हम्म, और बहुत सबसे उससे सबसे बड़ी बात, नाच के ऑडियंस नहीं चाहिए ना मुझे। हम्म, आज हो सकता है मैं नाचूं, क्रिंज बन जाए और चल जाऊं, मेरे को नहीं चलना है ऐसा। एग्जैक्टली। नहीं, मेरा उस मुझे दूसरे जो मेरा दूसरे अकाउंट पे ये मेरा मोटो है, मैं लोगों से भी कहता हूँ, लोग कहते हैं यार तेरा कंटेंट इतना अच्छा है, फिर भी व्यूज़ नहीं आते या फिर कुछ भी ये सब बातें जब होती है, तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि मैं इस कंटेंट को सेटिस्फेक्शन के लिए बना रहा हूँ। सही बात है। कि जो मुझे बात कहनी है वो बात मैं कहूँगा, बिल्कुल। जिस तक पहुँचनी है वो कैसे ना कैसे करके पहुँच जाएगी। पहुंच जाएगी सर, बिल्कुल और पहुंच जाती है। मैं और कुछ करने का ही नहीं इस अकाउंट पे, मैं कुछ नहीं डालने का और। आप कितने सही भी बात कहते है। हैं कि उस चीज़ से व्यूज़ आ जाएंगे, यू कैन मेक अप जोक्स, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट, आई नॉट डू दिस, आई डू इट इन माई वे, और उसी में काम चलेगा। और आई बिलीव मैं कि आपको आपने जो बात मुझसे कही वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक भी है इस मामले में, कि मुझे नहीं चाहिए नाच के ऑडियंस, क्योंकि मैं उन्हें नहीं चाहिए सस्टेन भी सर। नहीं कर पाऊंगा कभी। नहीं सस्टेन भी नहीं कर पाऊंगा, और क्या ये मैं खुद ऐसा व्यक्ति हूँ क्या, देखिए मुझे नाचना बहुत पसंद है ऑनेस्टली। लेकिन मैं पर्सनल अपने साथ, मित्रों के साथ, फैमिली के साथ डांस करता हूँ, भयंकर करता हूँ मैं वो। लेकिन क्या दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ मी? इज दैट द बेस्ट आई हैव टू ऑफर टू द वर्ल्ड? नो। एग्जैक्टली। आई एम डांसिंग बिकॉज आई लव डांसिंग। मैं जाता हूँ, डांस करता हूँ अपना, बारात टाइप में डांस करता हूँ। बट द बेटर आई हैव बेटर थिंग्स टू ऑफर, आई बिलीव। तो आई एब्सोल्युटली। ट्राई टू डिलीवर दैट। अब मैं आपको एक बताऊं, कहानी बताऊं, हमने जब शॉर्ट फिल्म बनानी चालू की, तो हमारी जो पहली शॉर्ट फिल्म थी, प्रोबेबली वन ऑफ आवर बेस्ट फिल्म्स, वो हमने आज तक उसको रिलीज नहीं किया। मैंने सर्च करा उसे आपके अपनी अकाउंट पे, फिल्म रिलीज। मैंने आपके हाँ। अकाउंट पे अब पहले मैंने आपका लिंक्डइन चेक करा था सबसे पहले। जी 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 वहाँ जी। पे मेंशन कर रखा है कंटेंट राइटर, शॉर्ट फिल्म मेकर। हाँ मैंने आपके हाँ लिंक्डइन हाँ अकाउंट हाँ। पे गया, वहाँ पे आपके शायद 15,000 16,000 के भी सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ, वो अलग है, नॉट अ लॉन्ग हाँ। स्टोरी, वो अलग चैनल है। अब मैंने वहाँ पर, और आपके जितने शायद क्योंकि सजेस्टेड चैनल्स भी रहते हैं, क्रिएटर डालता है, हाँ मैंने वहाँ भी हाँ, ढूंढा। उसमें हूँ। तो हाँ वहाँ भी मुझे कुछ ज़्यादा, मैंने सोचा कि यार शॉर्ट फिल्म्स मिल तो नहीं रही। मैंने कहा पूछूंगा ज़रूर, हाँ। क्वेश्चन भी है मेरे पास, क्वेश्चन भी था आपके लिए कि शॉर्ट फिल्म्स आपने जो भी बनाई है वो स्पेसिफिकली रिलीज़ कहाँ करते हो आप। वो द आयरोनिकल्स करके मेरा चैनल है, ओके। मेरा और मेरे मित्र का। देखिए हमने बहुत सिंपल चीज कही, हमको मालूम है इस चैनल पे ये डालना है। हम्म। अगर एक चैनल पे आप सब डाल दोगे तो खिचड़ी हो जाएगा। तो हमारा जो शॉर्ट फिल्म का चैनल है उसका नाम द आयरोनिकल्स है। उस पर हमने फिल्म्स डाली हैं, कभी कभी हम लोग कुछ कॉमेडी भी बनाते हैं, नो डाउट। बहुत सारे हमने 12 अवार्ड जीते हैं सर, जो फिल्म रियली। फेस्टिवल वगैरह होते हैं। जी जी जी। बारह कॉन्ग्रेचुलेशन। अवार्ड हम करीबन जीत चुके हैं, छोटे बड़े। और जैसे मेरी बुक है खुद की, नॉट अ लॉन्ग स्टोरी करके मेरी बुक है, एक्चुअली उसी के नाम पे मैंने चैनल डाला था। तो उसमें 12 कहानियां थी, उसमें से कहानी पे फिल्म भी बना चुके हैं। तो वो खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में वो फीचर हो चुकी है। तो हमारी बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन जो पहली हमारी फिल्म थी वो हमने आज तक नहीं डाली। सुसाइड नाम था उसका, क्योंकि उसमें गाली गलौज बहुत थी। समा वो पहला था तो हमें भी नहीं मालूम था, हम भी जज्बात की रो में बह के लिखते गए और बनाते गए। फिर बाद में हमने रियलाइज किया कि ये शायद हम दिखाना नहीं चाहते एकदम से ऑडियंस को, क्योंकि फिर लोगों को लगेगा कि यार ऐसी ही और फिल्में बनाओ। उस टाइम हमारा मन था कि हम 4 5 अलग फिल्में बनाएंगे, फिर ये डालेंगे कि हम ये भी कर सकते हैं। बट समहाउ क्या हुआ, मेरे पेरेंट्स हैं, उसके मेरे फ्रेंड के पेरेंट्स, हमने कहा अपने पेरेंट्स के सामने ऐसी फिल्म डालेंगे, अच्छा लगेगा क्या? तो हमने नहीं डाली वो आज तक, जबकि हम आज भी कहते हैं इट इज प्रोबेबली वन ऑफ आवर बेस्ट फिल्म्स। ऐसा नहीं कभी नहीं डालेंगे, बट वो बहुत अच्छी फिल्म है। लेकिन इट वाज अ वेरी कॉन्शियस चॉइस कि दिस इज नॉट व्हाट वी वांट टू शो टू पीपल राइट नाउ एटलीस्ट। हाँ, आपने वो जो एनिमल पे वीडियो भी बनाई थी सिमिलरली, जी जिसमें आप जी बता जी रहे थे जी। कोई फादर साहब का डिस्कशन हुआ था एनिमल के ऊपर। हाँ। कि वो ईगो जो बाहर आ रही है लोगों की, रोज ईगो, जब लोग ऐसी मूवीज ईगो, देखते हैं, ईडी का सुपर ईगो, जी जी। तो 4 5 मूवीज के बाद लोग बोर हो जाएंगे इन सब चीज़ों से। बिल्कुल हो जाएंगे, होना चाहिए, मतलब हो ही जाएंगे। तो जब सास बहू के सीरियल आने चालू हुए थे इंडिया में, बहुत चले थे। अब मानेंगे नहीं, सास भी कभी बहू थी रिलीज हुआ था, ये तब की बात है। हम कॉलेज में उसको डिस्कस किया करते थे उस प्रोग्राम को, बिकॉज इट वॉज अ वेरी इनिशियल प्रोग्राम। तब तक सास बहू की वो फ्रेंजी नहीं आई थी। फिर इट स्टार्टेड कि हर आदमी एक ही कहानी बना रहा है, तो मैंने कहा ये तो खत्म हो जाएगा 5 साल में। सर आज तक हुआ तो नहीं है वो। मतलब आई वॉज वेरी रॉन्ग इन एनालिसिस। तो मेरा अगेन मानना है कि एक ही चीज को आप जितना रिपीट करते हैं वो कई बार, और अगर उसमें क्वालिटी नहीं है तो खत्म हो जाती है वो। तो अगर आप देखिए, एक बहुत छोटी सी चीज कहता हूं मैं आपको, सीक्रेट गेम्स आया। सीक्रेट गेम्स मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा।
क्योंकि मैं स्टोरी के लेवल पे देखता हूँ सर चीज़ों को। सेम। हाँ, तो उसमें न्यूडिटी थी, उसमें गाली-गलौज थी, जो इंडियन ऑडियंस के लिए बहुत नई चीज़ थी। अरे गाली-गलौज, अरे ये तो वो चल गया। बट क्या ये सस्टेन कर लेंगे आप? कंटेंट तो देना पड़ेगा ना सर। फैमिली मैन में भी गाली गलौज है, लेकिन फैमिली मैन लोगों को बहुत मजा आता है क्योंकि उसमें कंटेंट रिलेटिवली, मतलब मुझे एटलीस्ट बहुत मजा आता है उसमें। जैसे बहुत अच्छे अच्छे वेब सीरीज आए जिसमें गाली पे नहीं चल रही थी प्रोग्राम, स्टोरी पे या बाकी चीजों पे चल रही थी। तो आपको मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज कहता हूँ सर। मैं इस धंधे में आया हूँ ना, मैं अगेन कहता हूँ, मैं शिद्दत से काम करता हूँ। मैं इसको बिजनेस बोल रहा हूँ आपके सामने। 5 बार मैंने आपको धंधा बोला इस चीज को, क्योंकि मैं एक्चुअली इसको बिजनेस की तरह ही लेता हूँ। मैं वो बिजनेस कर रहा हूँ जो जिससे मुझे प्रेम है, लेकिन है बिजनेस। मैं कहता हूँ मुझे वो कंटेंट बनाना है जिसकी शेल्फ लाइफ होनी चाहिए। शेल्फ लाइफ मतलब ये कंटेंट क्या बाद में relevant रहेगा क्या? क्या ये कंटेंट 50 साल बाद कोई देखेगा तो कनेक्ट कर पाएगा क्या? अगर कर पाएगा तो ये मेरा कंटेंट है, नहीं तो वो फिर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो वो मेरा कहना है कि कुछ ऐसा बनाइए जो 50 साल बाद भी रहे। एनिमल 50 साल बाद कितनी रिलेवेंट रहेगी आई डोंट नो। नहीं बट एब्सोल्युटली। हम आपके कौन तो चल रही है ना सर आज भी, या दीवार, शोले, मतलब क्लासिक। एग्जैक्टली। चलो मैं आपसे अब थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन पूछता हूँ। एक जी क्वेश्चन जी, जो मेरा आपके मतलब ये स्पेसिफिकली बहुत पर्सनलाइज क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि बिल्कुल मैंने पूछा। आपकी वन ऑफ द फर्स्ट वीडियो देखी थी काफका के ऊपर। जी सर। काफका की डॉल के ऊपर आपने एक स्टोरी नरेट करी थी। हाँ जी काफका की डॉल वाली स्टोरी जी जी। जिन लोगों ने नहीं सुनी होगी, आप एक बार रिपीट भी कर दीजिएगा उसे। मैं जानना चाहता हूँ आज की हम्म, तारीख में आप काफका को किस तरीके से देखते हैं, कि लोग किस तरीके से काफका से कनेक्ट कर सकते हैं और क्या सीख सकते हैं काफका से। काफ काफका को मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा ऑनेस्टली। काफका के बारे में मैंने पढ़ा है। अगर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मेटामॉर्फोसिस करके, उनकी बड़ी फेमस बुक है, वो भी दी थी, जिसमें एक इंसान काकरोच में कन्वर्ट हो जाता है। बट मतलब तो मैं काफका के ऊपर कमेंट शायद नहीं कर पाऊंगा आपके, क्योंकि उसके लिए मुझे उसको पढ़ना जरूरी था। काफका एक कहानी है काफका की। ऐसा कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हुए बहुत ज्यादा। और जब वो डेथ बेड पे थे तो उन्होंने अपने मित्र को अपनी सारी कहानियां दी और कहा इसको जला देना। ये शायद आपने सुना होगा। सुना है। और- हाँ, और उसके मित्र ने जलाई नहीं, लेकिन बोला नहीं मैं तो पब्लिश करूंगा, तो उन्होंने उनके नाम पे पब्लिश की और वो चल गए। अ, एक काफ्काइश करके एक कंसेप्ट होता है जिसको बहुत ही एक डिस्टोपियन व्यू माना जाता है दुनिया का, कि एक ऐसी दुनिया जहां आप एक चक्र में फंसे हुए हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो काफका इज प्रोबेबली उससे रिलेटेड माना जाता है, लेकिन अगेन क्योंकि मैंने उनको बहुत पढ़ा नहीं है, तो उन पे शायद कमेंट कर पाना थोड़ा सा ज्यादती होगी उनके साथ। एक ऐसा व्यक्ति तो उन पे कमेंट नहीं कर सकता ना जिसने उनको पढ़ा नहीं है। उनके बारे में डेफिनेटली पढ़ा है, बट वो मेटामॉर्फोसिस अभी मेरी एक फ्रेंड ले गई मुझसे। अच्छा। तो तो वो पढ़ूंगा तो मैं आपको कुछ फिर उस दिन बता पाऊंगा आपको मैं। नहीं, रिलेटिवली मैंने भी काफ़का के बारे में पढ़ा है। काफ़का को बहुत कम पढ़ा है मैंने भी। जी और जब जी मैं जी काफ़का जी। को पढ़ के समझ पाया तो मुझे बड़ा मतलब एक दुख होता है काफ़का के बारे में, कि जो चीज़ वो ज़िंदगी भर डिज़र्व करता था, जो प्यार वो ज़िंदगी भर डिज़र्व करता था, जो वो फेम ज़िंदगी भर डिज़र्व करता था, उसकी उसकी मौत के बाद उसे वो मिला। आज यूथ देखता है काफ़का को, सुनता है, एंड दे रिलेट इट अलॉट विद काफ़का सही वट एवर बात ही सेड। चाहे वो मेटामॉर्फोसिस में कहा हो। स्पेशली मैंने सबसे पहला, अगर मैंने काफ़का का एक बुक पढ़ी है, बुक क्या उसके लेटर्स थे वो स्पेसिफिकली। है। जी जी। उसके लेटर टू उसकी एक गर्लफ्रेंड रहा करती थी, लव इंटरेस्ट, गर्लफ्रेंड भी नहीं, लव इंटरेस्ट, मलीना। तो लेटर टू ठीक है। मलीना उसके करके लेटर्स थे कुछ, तो मैंने कुछ लेटर्स पढ़े थे वो। एंड आई केम टू अंडरस्टैंड उनके पीछे की स्टोरी, एंड आई वाज लाइक द गाय हु यूज टू गो टू ब्रोथल्स मल्टीपल टाइम्स, राइट। व्हेन ही मेट हिज लव ऑफ हिज लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम, वो उससे हाथ भी नहीं मिला पाया था। तो काफ़का ऐसा था। और चलो मैं लिटरेचर से पूछता हूँ फिर आपसे एक और सवाल, कि हम्म। मैं भी रिसेंटली देख रहा हूँ कि एक वेव चली है लिटरेचर के बारे में पढ़ने की। चाहे वो इंडियन लिटरेचर हो, रशियन लिटरेचर हो, स्पेसिफिकली इंडिया में। एंड पीपल आर क्रेजी बिहाइंड देम। लाइक जैसे राइट। डॉस्टोयेव्स्की की है, उनकी हम्म। बुक्स इंडिया में बहुत फेमस हो रही हैं। चाहे वो क्राइम एंड पनिशमेंट हो, ये सब बुक्स बड़ी फेमस हो रही हैं आजकल। और इंडियन लिटरेचर भी बहुत फेमस है, जबकि एट द सेम टाइम हम आज तक एक बात सुनते हैं कि लिटरेचर पढ़ने से कुछ नहीं होता, फिलासफीज पढ़ने से कुछ नहीं होता, ये तो बेकार की कोर्सेज है, बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो नई वेव है इन इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर को इतना बढ़ावा जो दे रही है, आपके अकॉर्डिंग ऐसा क्यों हो रहा है स्पेसिफिकली? क्योंकि अब से पहले रीडिंग वॉज नॉट अ थिंग।
लोग पढ़ना पसंद नहीं करते थे, वो लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली लिटरेचर, वो भी बड़ी इतनी मोटी मोटी, वो भी इतनी मोटी नॉट मोटी। ओनली कि बुक्स पढ़ रहे हैं बल्कि फिलोसफी की बुक्स पढ़ रहे हम्म, हैं। रिसेंटली मैं क्लास ले रहा था मतलब मेरे कॉलेज में, तो ऐसी चर्चा हुई तो मैंने एक चीज कही कि एक बच्चे ने आके मुझसे कहा कि बोला सर समवेयर और द अदर आप हमसे बात करते हैं तो हमको समझ में आता है, हम्म, और कुछ और व्यक्ति आके कहते हैं ये कुछ नहीं होता, डिप्रेशन डिप्रेशन झापड़ मार के सही हो जाएगा, थिंग्स लाइक दैट। हम्म, तो आई सेड नो, आई नो इट इज अ रियल थिंग इन टुडेज जनरेशन। मैं प्रोबेबली जब कॉलेज में था तो डिप्रेशन जैसी चीजें एक्चुअली बहुत कम थी हम्म, ऑनेस्टली, या हमने नहीं देखी एटलीस्ट, हम्म, क्योंकि भगवान की दया से शायद हमें अच्छे सराउंडिंग्स मिल गए। हम्म, आज पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताऊंगा आज क्या है और क्यों ये रिलेवेंट है, मैं आपको बताऊंगा फिलोसफी। पहली बात तो अगर मैं 20 साल पहले से आज की चीज में कंपेयर करूं तो आज डिप्रेशन ज्यादा क्यों है, उसका एक रीजन है एक्सपोजर। हम्म, बहुत एक्सपोजर है आपको इंटरनेट का, बहुत एक्सपोजर है सोशल मीडिया का। तो प्रॉब्लम ये है कि उसमें नेगेटिव एक्सपोजर भी उतना है। हम्म, आपको एक बहुत ऑनेस्ट बात बोलता हूँ, नेगेटिविटी को बेचना बहुत आसान होता है। एग्जैक्टली। तो क्या है, हर क्रिएटर या बहुत सारे क्रिएटर नेगेटिविटी बेचते हैं, हम्म, और वो कहीं ना कहीं जब आप देखते हो आप पे असर होता है। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत विश्वास करता हूँ। तो एक बार मैं किसी की वीडियो देख रहा था तो उन्होंने कहा काम करो पहले अपनी फीड देखो, हम्म, उसमें देखो कितनी लोग हैं जो नेगेटिव चीजें दे रहे हैं उनको हटाते जाओ, पॉजिटिव जो दे रहे हैं उनको ऐड करते जाओ, तो तुम्हारा जो इंस्टाग्राम का चैनल है वही अपने आप में तुम्हारा एक पॉजिटिव वो बन जाएगा। लेकिन प्रोबेबली लोगों को जब आप कहते हैं ना यार तुम्हारे साथ गलत हो गया जीवन में, हम्म, तो उसको सुन के मजा आता है। एक प्रकार का इंटॉक्सिफिकेशन है अपने ऊपर, ये कहना कि हाँ यार जीवन तो बहुत गलत है, या हाँ यार ये तो हम तो अच्छे ही थे, ये दुनिया ने हमारे साथ बहुत गलत कर दिया, या तो हम गलत युग में पैदा हो गए, होती है ना फिलोसफी। हम्म, तो वो क्या है, वो क्योंकि आप बार बार 100 लोगों से सुनते हो ये सरकारें तो कुछ नहीं करती, ये सब करप्ट है, सिस्टम खराब है, तो यार क्या होता है ना, आप ये नहीं देखते आप क्या कर रहे हो, हम्म, आप ये नहीं देखते कि आप बेहतर कैसे हो सकते हैं, आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, हम्म, आप मेडिटेशन नहीं करते, आप अच्छी किताबें नहीं पढ़ते। मैं कहता हूँ आप ड्रग्स कर रहे हैं, आप खुद देखते होंगे सर, मैं तो देखता हूँ बहुत बच्चे हैं वीड वगैरह तो, एंड दे मेड इट अ थिंग कि बहुत कूल है ये। तो इट इज डिटोरिएटिंग योर मेंटल पीस। हम्म, तो नाउ पीपल आर लुकिंग फॉर कि ये मेंटल पीस कहाँ से आएगा। एग्जैक्टली। तो प्रोबेबली दैट्स वेयर द फिलोसफी इज कमिंग इन, हम्म, कि आपने किसी बड़े व्यक्ति को फिलोसफी को पढ़ा और आपने का कुछ रिलेट कर गया और टच कर गया आपको, अच्छी चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि फिलोसफी, अगर आपने प्रॉपर फिलोसफी पढ़ी है तो कई बार कुछ ऐसी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं जो आपके जीवन को बना देती हैं। हम्म, लेकिन इसी की जगह आपने कोई नेगेटिव फिलोसफी पढ़ ली ज्यादा, हम्म, तो आदमी खड़ा भी हो रहा होगा तो वो बैठ जाएगा। तो अगेन द थिंग इज व्हाट यू आर चूजिंग। हम्म, फिलोसफी इज गुड, है ना, अच्छी बात है ना, विवेकानंद जी को वगैरह को आप पढ़ेंगे या हम्म, इस प्रकार का पढ़ेंगे तो हो बुद्ध को सकता है आप पढ़ेंगे। में एनर्जी बढ़े। हम्म, बट अगर आप किसी गलती से एक ऐसे आदमी की चपेट में आ गए जो एक अलग गंदे मूड में था और उसने पूरी अपनी किताब लिखी थी, फाइट क्लब इफ यू नो, हाँ। तो फाइट क्लब के मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि उसके राइटर बहुत नेगेटिव लिखते हैं ना वो, हम्म, तो उन्होंने फाइट क्लब गुस्से में लिखी थी, हम्म, इफ यू नो। हाँ, हाँ। उनकी पिछली बुक रिजेक्ट हो गई थी, तो उन्होंने फाइट क्लब बुक इसलिए लिखी थी ताकि मैं वो एडिटर को और परेशान कर पाऊं, हम्म, वो लेकिन चल गई। तो फिलोसफी इज अगेन ओके, बट विच पर्सन यू आर फॉलोइंग इज वेरी, मतलब यू नीड टू चूज, दैट इज द और जरूरत इसलिए क्योंकि एक्चुअली इट इज अ थिंग इन टुडेज जनरेशन, मेंटल हेल्थ इज अ वेरी बिग इशू। हम्म, और हम ही फेस करते हैं ना, तो बच्चे क्यों नहीं कर रहे होंगे। हाँ। कुछ लोग नाइलिज्म पढ़ के दुनिया को बेकार बता देते हैं कि एग्जैक्टली, निहिलिज्म इज अ वेरी बहुत दिक्कत है यार। हम्म, किसी आपको अब वो ही है, अब आप वो गाना सुन लो इनका, गुरुदत्त साहब की, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या उसका, क्या करेगा लड़का सुन के, क्या करेगी लड़की सुन के, मतलब उसका तो मेंटल पीस गया ना। हम्म, अब वो, तो उससे तो अच्छा अपना टाइम आएगा सुन लो दादा, हाँ, कम से कम। हाँ, व्हाई नॉट। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, उसमें आप फिर वो क्यों ढूंढते हो कि इसमें कितना आर्ट था और क्या डाल, अरे ठीक हम्म, है ना, आदमी को खड़ा कर रहा है ना वो गाना, आई एम ओके। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। नहीं, इसी में लाइक मैं देखता हूँ कि नाइलिज्म जैसी फिलोसफी बड़ी बड़ी फेमस हो जाती हैं, और वहीं फिर आते हैं ओशो जैसे लोग,
हाँ वहीं आता है फिर स्टोइसिज्म, वहीं आते हैं सिमिलर चीज़ें, जो कि ना करते हुए भी, ना करते हुए भी हाँ। लोगों को वो चीज़ सिखा जाते हैं जो कि कभी उन्होंने सोची नहीं थी। मैं आपको बताऊं, मेरा खुद फिलोसफी से कुछ इतना अच्छा इंट्रैक्शन था नहीं पहले, जी जी। बट आई वॉज अ वेरी ऑब्जर्वेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी बचपन से ही। हम्म। देखा, सोचा, समझा क्या कैसे क्यों हो रहा है ये सब। बट देन मैंने एक बात देखी कि एक फिलोसफर जो बात कह रहा है उसे इंटरप्रेट करने के और उसे समझने का हर इंसान का अलग नज़रिया है। अलग नजरिया, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। और जिस तरीके से मैं उस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहा हूँ शायद उस फिलोसफर की बात को शायद और कोई ना कर पाए। जैसे आपने कहा ना, कुछ हो फिलोसफर की बात कहीं अटक जाती है दिमाग में। हम्म। तो जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू करा तो मुझे समझ में आया कि ये सब हमारे परसेप्शन की बात है। हमारी एक हमने एक पीछे से हमारे कुछ कंडीशनिंग होकर आई है, उस कंडीशनिंग के हिसाब से हमने जो भी इसको सुना उसे हम इंटरप्रेट करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मैं छोटा सा। हाँ उसका, प्लीज। हाँ, उसका एग्जांपल ये है कि एक लव स्टोरी मानते हैं स्पेसिफिकली, एक इंटरनेट पे एक लव स्टोरी चल रही है, फिर एक मूवी है जिसमें लव स्टोरी है। कुछ ठीक है। कपल्स हैं जो उस लव स्टोरी को देख रहे हैं। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो हर कपल उस सेम लाइफ को जी रहा हो, यस। बट हर कपल कहीं ना कहीं उस स्टोरी से रिलेट कर पाएगा, कुछ कुछ ना कुछ हम्म। पार्ट उस स्टोरी का। कि देखो हम इस तरीके से लड़ते हैं, देखो हम उस तरीके से मिला करते थे, देखो हम वैसे हैं, या हमारी स्टोरी का ये पार्ट बड़ा सिमिलर है उस स्टोरी से। तो वो जो उनका कनेक्शन है, जो रिलेटिबिलिटी है उनके परसेप्शन के साथ जो आई है, वही सेम आती है इन फिलोसफर्स के साथ। अब अगर किसी फिलोसफर ने एक पर्टिकुलर बात कही लाइफ के बारे में, अब एक बंदा जो कि बहुत नाइलिस्टिक है, जिसको ज़िंदगी के जिस लगता है कुछ मीनिंग ही नहीं है किसी चीज़ का, वो उसे हम्म। सुनेगा। तो सबसे पहले वो देखेगा मुझे इसके बारे में और क्या क्या पता है, और वहाँ से वो सही है। इंटरप्रेट करेगा कि शायद मैं इससे कुछ बेटर कर पाऊँ। और जो हम्म। इंसान जो कि ऑलरेडी एक स्टोइक है, जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुका है इन सब चीज़ों से, वो सुनेगा तो उसे लगेगा यार ये तो मुझे ऑलरेडी पता है, ये सब चीज़ तो बड़ी कॉमन है, या फिर इस चीज़ का जो मतलब है वो वुमेन लाइफ में शायद इस तरीके से काम ना कर पाए। तो वहीं जब मैंने इन सब चीज़ों को समझा तो मुझे एक बात समझ में आई कि हर फिलोसफर, हर सेल्फ हेल्प बुक, हर इन्फ्लुएंसर हर इंसान के लिए बना ही नहीं है। लोग मुझसे कहते हैं बिल्कुल। कि मेरा दूसरा अकाउंट है जिससे मैंने आपको टेक्स्ट करा था, इंडिक लीक करके, वहाँ जी पर मैं अपना इंडिया की इंडिक साइड को प्रमोट करता हूँ कि हमारा कल्चर, जी जी हमारे जी। हमारे बुक्स, हमारा स्क्रिप्चर्स। तो वहाँ मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि वाई डोंट यू रिकमेंड टू रीड भगवद गीता, और आप लोगों को कहते क्यों नहीं। तो एक बहुत हम्म। बढ़िया प्रसंग मुझे किसी ने बहुत पहले बताया था, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा श्योर श्योर। कि ज्ञान अगर मूर्खों के लिए होता, या ज्ञान अगर नासमझों के लिए होता, तो भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले भगवत गीता दुर्योधन को जाकर सुनाते, क्या बात है। ताकि युद्ध ही ना होता। क्या बात। बहुत बहुत गहरी बात कही आपने सर। हम्म। बहुत ही गहरी बात कही है। हम्म। तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि यार मैं अगर किसी से बात भी कर रहा हूँ इन सब के बारे में, तो क्या उनकी मेंटल हम्म। कैपेबिलिटी है उस बात को समझने की, उसको इंटरप्रेट करने की उस सेंस में जिसे मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं इसमें कहना चाहूंगा थोड़ा सा। मैं मेरी क्लास में कई बार पढ़ाता हूँ ये, और बहुत फेमस है। रामायण के प्रसंग हर आदमी जानता होगा, या मोस्ट ऑफ देम। रावण और लक्ष्मण वाला। हम्म। जब रावण हम्म। की मृत्यु होने, तो उसमें रावण के पास भेजा जाता है लक्ष्मण जी को, और कहते हैं भाई ज्ञान लेके आइए। हम्म। बट जैसे हम जानते हैं कि वो उनके सर के पास खड़े हो गए। हम्म। उन्होंने कहा ज्ञान दो, उन्होंने कहा जाओ और पहले अपने भाई से पूछ के आओ कि गुरु से बात कैसे की जाती है। हम्म। तो मैं कई बार ये बच्चों को ये चीज कहता हूँ क्लास में, जब वो थोड़े उद्दंड हो जाते हैं ना क्लास में। हम्म। मैं कहता हूँ एक बात याद रखो, रावण का तक ईगो था हम्म। कि वो किसको सिखाएगा। हम्म। मेरा भी है। हम्म। मैं एक ऐसे व्यक्ति को नहीं सिखाना चाहूंगा जिसको उसकी कदर नहीं हो। बहुत एग्जैक्टली। ऑनेस्ट बात है। एग्जैक्टली। आज मैंने कोई चीज जीवन में 1 साल 2 साल 5 साल देके सीखी है, लेट सपोज मेहनत करके सीखी है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को, अब आप हो सकता है मुझे इसमें इगोइस्टिक मान लें, हम्म। तो मैं हूं। मैं तो कहता हूँ हाँ हूँ। हम्म। क्योंकि देखिए, मेरा ऐसा मानना है, जब एक व्यक्ति किताब लिखता है अपने 40 साल का अनुभव उस किताब में लिख देता है। हम्म। आप 150 200 300 पन्ने पढ़ के उसके 40 साल के अनुभव को फ्री में अब्जॉर्ब कर सकते हैं। हम्म। ये उस आदमी ने फ्री में दे रखा है अपना। हम्म। आप पढ़िए, आप सीखिए, कौन रोकता है। पूरा अगेन डेमोक्रेटाइजेशन है। हम्म। सारी किताबें अवेलेबल हैं, आप पैसा दे के ले लो, ऑनलाइन ले लो, हर प्रकार से। लेकिन जब आप पर्सनली किसी से चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको, अगर मुझे वर्दी नहीं लगोगे, तो मैं आपको उतना पढ़ाऊंगा जितना मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है। फीस मिलती है। जरूरत है, या मुझे जो जो मेरा कर्म है, हम्म।
जो मेरे को किसी ने बोला कि इतना पढ़ाना है आपको, उससे ज्यादा तो आई डोंट नीड टू ना सर, नहीं, इसमें अगर मैं वाली आपको बात बात हो कहूँ, जाती है। आप ईगो, मैं इसे ईगो नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा इट इज़ द रिस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज दैट यू गेन्ड। वो उस ज्ञान की इज्जत है ऐसा भी बोल सकते जो आपने टाइम लगा कर दिया है, उस समय की इज्जत है। और अगर लोग उसे ईगो मानते तो वो उस ज्ञान के लिए है ही नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो। हैं। मैं तो एक चीज बताऊं, आपने भी शायद देखी होगी कि जज होने से आदमी को डरना नहीं चाहिए, हम्म। खासतौर से उस व्यक्ति को जो पब्लिक डोमेन में है। हम्म। आपके एक ही रील पे हम्म। 50 लोग अच्छा बोलते हैं और 5 उसी रील को बुरा भी बोलते हैं, हम्म। तो इट इज व्हाट इट इज। हम्म। ये है, हम्म। मतलब इससे आप बच नहीं सकते कि आपको 55 लोग अच्छा बोलेंगे, हम्म। और अगर सब लोग अच्छा बोल रहे हैं यानी कोई ऑफेंड नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली। और अगर कोई ऑफेंड नहीं हो रहा तो वो कंटेंट अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका बड़ा अच्छा। तो हम्म, मैंने एनिमल मूवी देखी, और जी। एनिमल मूवी फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ आ साइकोलॉजी स्टूडेंट, मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगी। ठीक है। फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ फिल्म मेकर और अ कंटेंट क्रिएटर, मुझे वहाँ पर भी अच्छी हम्म, लगी। स्टोरी बहुत वीक थी उसकी, मैं मुझे मानता हूँ इस बात को। नहीं, एज अ मतलब प्रेजेंटेशन मैं मानता हूँ अच्छा था, हम्म। मतलब एज अ एग्जीक्यूशन लेवल पे हम्म। वो फिल्म बहुत डिफिकल्ट थी बनाना, तो वो तो मैं भी मानता हूँ बिल्कुल। तो कहानी तो कमजोर थी उसकी। अपार्ट फ्रॉम स्टोरी, मैंने इन सब चीज़ों को देखा, तो मैंने एक वीडियो पोस्ट करी, एक सीन था एनिमल में, जहाँ पर वो जो हीरोइन थी उसे कहता है कि यू हैव अ बिग पेल्विस एंड यू कैन अकोमोडेट हेल्दी बेबीज। ठीक है। तो लोग इस बात को इंटरनेट पे बड़ा स्कोल्ड आउट करने लगे कि ये तो मिसोजिनी है, ये तो ऑब्जेक्टिफिकेशन है। अब फ्रॉम अ हम्म, पर्सपेक्टिव ऑफ अ साइकोलॉजी स्टूडेंट और एस्पायरिंग साइकोलॉजिस्ट टू बी ऑनेस्ट, मैंने उस सीन को देखा, और मुझे, क्योंकि आई हैव रेड अ रिसर्च पेपर अभी लास्ट 3 साल पहले। जी। वो रिसर्च पेपर एक डॉक्टर सिंह हैं, उन्होंने पब्लिश करा था। उस रिसर्च हम्म, पेपर में बताया था कि द विमेन विद बिगर पेल्विस एंड वेस्ट टू हिप रेशियो ऑफ 0.7 हैव अ हाइयर चांसेस ऑफ हेल्दी प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। राइट। अब विद इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी क्या होता है कि हमारी जितने भी लेवल ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं, वो आते हैं सब कहीं ना कहीं सेक्स के राउंड से ही, रिप्रोडक्शन के राउंड से ही। ठीक है। कि हम्म, अगर कोई कोई लड़की का बिगर पेल्विस है और उसकी वेस्ट बहुत छोटी है, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, बिकॉज वो डिलीवरी आसानी से कर पाएगी बच्चे को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, आफ्टर द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। अब ये हमारे दिमाग में ऑलरेडी सेट है, लाइक अगर आदमी के शोल्डर्स ब्रॉडर हैं, हाँ, तो वो ज़्यादा सिक्योर, वो ज़्यादा मजबूत दिखेगा, वो ज़्यादा मैस्कुलिन ठीक है। दिखेगा। वो क्या करेगा, वो एक्चुअली प्रोटेक्ट कर पाएगा इन द केस ऑफ इमरजेंसी। राइट। तो लड़कियों के लिए ये अट्रैक्शन का लेवल है। और उनको ये रियलाइज नहीं हो रहा कि क्यों है, ये हाँ। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है, हाँ। इसके कारण है, लेकिन वो उनको शायद रियलाइज हम्म। फैक्ट टू फैक्ट नहीं कि क्यों है। ठीक है, बिल्कुल सही बहुत है। लोगों को नहीं पता इस बारे में। अब मुझे लगा यार, ये बात अगर मैं साइकोलॉजिकली बताऊं कि देखो ये इसलिए है, ये रियलिटी है और ये इसलिए है, तो कितना बेटर रहेगा। मैंने वो वीडियो पोस्ट करी। हम्म, पोस्ट करने के बाद बहुत लोगों को बात तो समझ में नहीं आया, देवर लाइक यू आर सपोर्टिंग द फैक्ट दैट वुमेन बीइंग ऑब्जेक्टिफाइड। जो भी स्कोल्ड करने वालों में से थे, जो बुली करने वालों में से थे, वो मोस्ट ऑफ देम फीमेल्स। हम्म, दे वर सेइंग कि तुम जैसे मर्दों को तो कुछ पता ही नहीं है, तुम तो औरतों को दबाना चाहते हो, ये वो। औरतें ही आकर मेरी माँ को गाली दे रहे हैं मेरी मेरी पोस्ट में, एंड ओ माय कॉलिंग गॉड। मी मिसोजिनिस्ट वाइल अब्यूजिंग माई मदर। दे आर कॉलिंग मी मिसोजिनिस्ट। तो एट दैट मोमेंट आई थॉट कि यार मैं इन्हें समझा भी दूंगा। मैंने किसी से बहस नहीं करी, मैंने किसी एक से बहस नहीं करी। जी। मैंने सिर्फ उस वीडियो के पोस्ट में एक कमेंट लिख दिया अपना कि यू आर हेयर फॉर साइकोलॉजी, नॉट टू फाइट विद मी। राइट। एग्जैक्टली। समझ में आ रही है, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये तो कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं, देर फैक्चुअल इज अ, बातें, मैंने कहा फैक्चुअल बातें हैं, एंड अकॉर्डिंग टू मी फैक्ट डजंट केयर अबाउट योर इमोशंस। नहीं, और मुझे ऐसा लगता है ये आपने जो चीज कही, हम्म। ये शायद हर कंटेंट क्रिएटर फेस करता है, हम्म। कि वो कुछ बोलना चाह रहा है, कभी कभी शायद बताने में शायद नहीं बता पाया तो लोगों ने गाली दी, समझ में आता है। हम्म। कई बार हमको मालूम है हमने प्रॉपरली ही बताया है, तुम जानबूझ के मिस इंटरप्रेट कर रहे हो, हम्म। या तो तुम्हारे पास इतनी वो नहीं है बैकग्राउंड या हम्म। मेच्योरिटी कि हम शायद आपको रिलेट नहीं कर पा रहे, वो भी शायद हमारी गलती है। हम्म। लेकिन बात ये आती है कि
मिस एक होता है मिस इंटरप्रिटेशन, आप जानबूझ के कर रहे हो, हम्म, एक होता है आपको समझ में नहीं आ रही, हम्म, और तीसरा आदमी है ट्रोल। हम्म, मैं पहले दो लोगों को तो झेल लेता हूँ हम्म, कि आपको मैं शायद नहीं समझा पाया, या आप एक्चुअली मुझसे डिसएग्री करते हो, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज की। हम्म, बट कई लोग होते हैं ना, ट्रोल होते हैं, कहते हैं कि यार मेरा तो कुछ चल नहीं रहा, कुछ यहाँ पे कुछ लिख दूंगा तो शायद 5 लोग मेरे को मिल जाएंगे, प्रोबेबली समथिंग लाइक दैट। तो मैं तो उनको प्योरली इग्नोर कर देता हूँ सर। हम्म, मैं आपको अगेन कहता हूँ सर, अगर आप कुछ ऐसी बात कहना चाहते हैं जिसमें वैल्यू है, हम्म, देर इज अ गुड चांस कि कोई आदमी ऑफेंड होगा। एग्जैक्टली। नहीं तो मुझे ऐसी चीजें ही बतानी पड़ेंगी जिससे कोई ऑफेंड नहीं होता, तो शायद उसमें वैल्यू भी नहीं रहेगी हम्म, शायद। हम्म, भाई आज मैं कोई एक लव स्टोरी पढ़ा दूं आपको जिसमें मुझे एक पॉइंट अच्छा लगा, हो सकता है वही चीज किसी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगे, हम्म, लेकिन दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट ना। मैं रामायण भी आप महाभारत सुना दीजिए किसी को, तो महाभारत में ही आपको 4 लोग बोल देंगे यार कृष्ण ने गलत किया, हम्म, 4,000 बोलेंगे सही किया। तो अगर वो कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, कॉन्फ्लिक्टिंग विचारधारा ही नहीं है, तो लर्निंग का है। एग्जैक्टली। तो मैं भी एग्री तो करता हूँ डिसएग्री करने में। ना, तो वो प्रॉब्लम नहीं है सर, ये मैं तो। आपको किस्सा सुनाता देखिए। हूँ इसी से जी जी। रिलेटेड एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको, बहुत स्पेशल। मेरा दूसरा अकाउंट जिससे मैंने आपको टेक्स्ट करा, जी। उस पे मैं बहुत ही नॉन मेन स्ट्रीम कॉन्टेंट बनाता हूँ। अगर आप सेम फील्ड का कॉन्टेंट देखेंगे तो हम्म। उसमें एक बड़ा कॉमन आप देखेंगे, आक्रोश बड़ा दिखाते हैं क्रिएटर्स, कि उस फलाने ने कैसा? ये कह दिया, अब जाकर उसकी पोस्ट पे जाकर कमेंट्स करो, ये करो वो करो। तो एक किस्सा हाँ। हुआ, अब से 3-4 महीने पुरानी बात है। एक क्रिएटर था, उसने एक वीडियो बनाई अबाउट सम ब्राज़ील ब्रांड जो कि ओके। इंडिया में हैना बेच रहा था। मेहंदी। हाँ। ओके। अब उसमें ऋषि, एक ऋषि का फोटो था, ठीक है। और कुछ कुछ उसमें शायद कंट्रोवर्सी थी कुछ किसी बात से रिलेटेड, कि ठीक है। ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सही नहीं है, ऐसा करे कुछ। उस ठीक है। क्रिएटर ने वीडियो बनाई कि ब्राज़ील का ब्रांड आके हमारे ऋषि मुनियों की बेइज्जती कर रहा है। अब वो वीडियो बहुत वायरल हुई, लोगों ने मुझे टैग करा बार 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 कि आप इस पर बात करो। मैंने उस पर वीडियो बनाई, मैंने उन्हें समझाया एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से जो कि मेन स्ट्रीम नहीं था। मैंने उनसे कहा कि जो भी उस ब्रांड का डिज़ाइनर होगा हम्म। वो प्रोबेबली ब्राज़ीलियन होगा। हाँ। उसने जाकर इंटरनेट पे इंडिया के बारे में सर्च करा होगा, एंशंट इंडिया के बारे में, तो उसको साधु दिखे होंगे। वो साधु दिखेंगे। उसने उठा के विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी उसने पोस्ट कर दिया। ठीक है। और इस बात में तुम जो भी आक्रोश दिखा रहे हो, ब्रांड हम्म। कुछ चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो इंडियन ब्रांड भी नहीं है। ब्रांड। ब्रांड कुछ भी चेंज ब्रांड। नहीं करेगा। हाँ, उसको पता ही नहीं चलेगा तुम्हारा आक्रोश, उसको हाँ। क्या समझ में आएगा। तो जो भी तुम ये फ्यूलिंग करते हो, जो भी तुम्हारी फ्यूलिंग कर रहा है जो भी, उससे हम्म। कुछ नहीं होगा, उसे जाकर समझा देना। अब ही पोस्टेड 4-5 स्टोरीज अगेंस्ट मी कि इसे मैं ये इतने बजे आकर आज ये बता दूंगा, ये सिखा दूंगा, ये कर दूंगा। एंड वन ऑफ आर कॉमन फ्रेंड टेक्सटेड मी कि यार द सीन इज गेटिंग बिट बिगर एंड आई डोंट हम्म। वांट कि सेम फील्ड के क्रिएटर्स लड़े। अब जो म्यूचुअल इंसान था, मैं बड़ी इज्जत करता था उसकी। ठीक है। मैंने कहा ठीक है भैया, करते तो मैं वीडियो हटा देता हूँ। मैंने वीडियो हटा दी वो। और उसके बाद ठीक उस है। अगले इंसान का टेक्स्ट आता है मेरे पास कि एक अपॉलोजी पोस्ट कर दो स्टोरी पे और मुझे टैग कर देना कि हम्म। मैं आपकी कि आपके कहने पे मैं डर गया, और हाँ। इनडायरेक्टली उसके कहने का मतलब, इनडायरेक्टली उसके कहने का मतलब यही था। हाँ, समझ गया मैं। तो मैंने कहा कि ब्रो, वीडियो मैंने सिर्फ आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनकी हटाई है, वरना आई स्टिल स्टैंड विद व्हाट आई सेड, कि पीपल लाइक यू is ruining our youth by fueling them aggressively, emotionally, and not giving them rational reasons. I'll say the word is manipulating rather. Exactly. You're you're manipulating them. देखिए, मैं आपको वही तो बोलता हूँ ना सर, कि आज किसी को नेगेटिविटी बेचना बहुत आसान है, हम्म, किसी को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। ये कहना बहुत आसान है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया। हम्म, भाई, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। एफडीआई एफआईआई भारत में आते हैं, भारत के बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं, तो पहले तो बहुत ना, अरे बाहर का आदमी आ रहा है और ये और वो और सब हो जाएगा ना, एवरीथिंग ठीक है, उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। बट आज वही आपके देश में बहुत सारे यूथ को धंधा दे रहा है, नौकरी दे रहा है। तो यार वो बस जिंगोइज्म जिसको कहते हैं ना सर, जिंगोइज्म यार,
आप ना ये मत सोचो कि केवल आप देशभक्त हो ना, ठीक है ना? मैं ये कह रहा हूँ कि आप मत बताइए कि केवल आप ही देशभक्त हैं। अ, हर व्यक्ति है, मैं तो मानता हूँ मोस्ट ऑफ देम है। और सिर्फ कोई चिल्ला नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। और अगर आप टेक्स्ट चोरी करते हैं और आप रेड लाइट को अगर आप बाउंस करते हैं, आप लड़कियों को छेड़ते हैं, आप ड्रग्स लेते हैं और उसके बाद आप आगे मुझसे कहते हैं कि आप देशभक्त हैं, तो प्लीज मत करिए। देश के ही कानून आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी पोस्ट आपको पसंद नहीं आ रही तो आप मेरे को बताएंगे तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और मैं नॉर्मली बहुत अवॉइड करता हूँ सर लड़ना किसी से, क्योंकि किसी से लड़ते हैं तो हमारा बहुत टाइम, एनर्जी, एफर्ट वेस्ट होता है, आप भी जानते हैं ये चीज। एग्जैक्टली। तो हम आपको ठीक है, कोई बोलता है तो मैं नॉर्मली रिप्लाई नहीं करता, कभी कभी मन खराब हो जाता है तो आई रिप्लाई। और फिर वो कई बार आदमी को बुरा लग जाता है, मैं कहता हूँ यार देखो अब तुम मुझसे लड़ने आओगे तो मैं लड़ूंगा, मतलब मैं बैकआउट नहीं करता हूँ फिर। तो ठीक है। अब जैसे मैंने एक आध पोस्ट बनाई, इट वाज ऑन, एक मेरी पहली पोस्ट जिससे मैं चला था, वो थी गाय के ऊपर और ऋषि जी के ऊपर एक। अब उस पे लोगों ने मेरे को इतना सुनाया, अरे बोला ये ब्रह्मा जी को तुम मजाक उड़ा रहे हो एंड एवरीथिंग। मैंने कहा ब्रो लुक एट द मैसेज, कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, ये भारत की पुरानी कहानी है, सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा। राम भगवान पे मैंने एक बार कुछ बनाया था, अगेन चालू हो गया, अरे तुम ऐसा बोल रहे हो। मैंने कहा यार सुनो तो मैं क्या बोल रहा हूँ। और एग्जैक्टली। मैंने कहा ये अमीश त्रिपाठी जी की बुक से लिया है मैंने। अमीश त्रिपाठी जी बहुत बड़े आदमी, उनकी किताब है, अगर तुमको इतनी गलत लग रही है ना तो भाई उनको बोलने की हिम्मत रखो फिर। त्रिपाठी जी बताएंगे फिर तुमको कि सही क्या है गलत क्या, तुमसे तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी है वो। तो इट कीप्स ऑन हैपनिंग, बट दैट इज द कॉस्ट वी नीड टू पे सर। वो एग्जैक्टली। तो अच्छा है, जो वो फिल्म है ना, वो गुरु फिल्म का डायलॉग है ना कि जब दुश्मन बढ़ने लगे तो मान लो आपका ग्रोथ हो रहा है, तो वो आएंगे सर, मतलब वो आप बच नहीं सकते उनसे। तो पार्ट ऑफ इट। एग्जैक्टली। आपसे मैं एक बहुत ही पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपने शुरुआत में बिल्कुल बोला है कि बिल्कुल। आप बिल्कुल सिंगल हैं। मैं सिंगल हूँ। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हम्म, क्या है, मैं बहुत कुछ बता नहीं सकता क्योंकि हो सकता है पॉडकास्ट चल जाए तो मैं ऑनेस्ट जवाब ये दूंगा कि मैं मेरे काम में लगा रहा 37 की एज तक। आई वॉज वेरी मच ऑन माई वर्क, मेरे को रिलेशनशिप एंड मेरे को कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मेरी कभी किसी से कोई रिलेशनशिप नहीं रही है, अफेयर रिलेशनशिप जो भी आप कह दें उसे। और समथिंग हैपेंड एट 37, तो थोड़ा सा कोई व्यक्ति पसंद आया, दो व्यक्ति पसंद आए, बट उनको इंटरेस्ट नहीं था। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट यही है। और फिर हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और फिर अपने काम में लग गए। और अब लेकिन जो बहुत ब्यूटीफुल चीज हुई, आज मेरी आपसे जो बात हो पा रही है वो उन दो लोगों के कारण हो पा रही है। ओह, समझ गया मैं। क्यों? क्योंकि वो जो डेवलपमेंट हुआ मेरा, इमोशनल डेवलपमेंट, और जो मैंने कहा ना कि व्हेन यू गो थ्रू समथिंग यू लर्न, और वो चीजें जो मैंने सीखी तभी तो मैं आपसे बोल पाता हूँ ना यार, ठीक है मैं समझ पा रहा हूँ वट एवर इज गोइंग थ्रू योर लाइफ, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रिलेट। दैट्स व्हाई आई एम एबल टू रिलेट टू अ लॉट ऑफ पीपल। बिकॉज मुझे मालूम है ना, मैं वहां से निकला हूँ, रिसेंटली निकला हूँ, तो आई नो कि अच्छा अच्छा ये दिक्कत आ रही होगी तेरे को, है ना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ठीक। तो वो उन्होंने तो मेरे को बहुत कुछ दिया है जीवन में उन लोगों ने। मेरा मेंटल ग्रोथ, इमोशनल स्पिरिचुअल ग्रोथ उन लोग के कारण हुआ है, तो यही है। और जबरदस्ती मैं उसमें विश्वास नहीं रखता। अगर कोई चीज ऑर्गेनिकली है तो वो है, वो ऑर्गेनिकली नहीं है तो वो नहीं है। नहीं है। आई फोर्स, आई नेवर असर्ट माई सेल्फ ओवर एनीबडी। नहीं, और वो सही नहीं है वो वी नीड नॉट बिहेव लाइक अ थीफ। मतलब मैं बैकडोर एंट्रीज में विश्वास नहीं रखता कि किसी को आपने इतना प्रेशराइज कर दिया कि सामने वाले ने मजबूरी में कर दिया। भाई इतना मैं गिरा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। एग्जैक्टली। मैं गिरा हुआ इन द लॉट ऑफ सेंस, मैं अपनी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे किसी का गला दबाना अगर पड़ रहा है इस चीज के लिए, आई डोंट यू लव मी, तो यार मैं अपनी क्या इज्जत कर रहा हूँ, मैं खुद को, मेरे को नहीं लगता ना मेरी रिस्पेक्ट है। ठीक है, नहीं है ना, कोई बात नहीं बहन जी। नहीं, अच्छी बात भी यही है कि एटलीस्ट यू यूर, क्योंकि आजकल तो आप बड़ा देखते हो इंटरनेट पे कि ये तरीका अपना लो, ये मैनिपुलेशन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और द अदर पर्सन विल बी योर्स। अब मैं एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर भी
मैंने कहा तुम कब तक सस्टेन कर लोगे उसे, नहीं, कब और तक सस्टेन कर करना लोगे। क्यों है? मैं तो कहता हूँ सस्टेन भी कर लोगे तो मतलब, मैं वही बोलता हूँ ना सर कि आज की तारीख में आज मैं कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किसी को कर लूं, हम्म। मैं तो जानता हूँ ना मैंने मैनिपुलेट किया, हम्म। कोई और जाने ना जाने, मुझे मालूम है ना मैंने मैनिपुलेट किया। हम्म। क्या मैं उस सोच के साथ रहना चाहूंगा? चलो मैं कर पा रहा हूँ, हम्म। सस्टेन भी सर कर लिया मैंने, हम्म। लेकिन क्यों करना है वो सस्टेन भी? इट शुड बी नेचुरल, इट शुड बी ऑर्गेनिक, एग्जैक्टली। इट शुड फोर्स। ये मेरा मतलब मेरा परसेप्शन है, नहीं बाकी तो मेरा भी सबके सेम है। अपने अब अपने होते हैं। आई कैन रिलेट विद अगला क्वेश्चन मैं आपसे इसे इसीलिए पूछना चाहूँगा इससे रिलेटेड ही, कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज जी। लव। व्हाट इज लव? तो कैसे बताऊं सर मेरे को? आई डोंट नो, मतलब व्हेन यू केयर फॉर समबडी, or when you care for somebody even though that person is not caring for you, no, I won't say that. I will say कि किसी की वेलबींग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि सामने वाला खुश है कि नहीं, और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके साथ है कि नहीं। प्रोबेबली मैं इन स्ट्रिक्टली रिलेशनशिप सेंस के लव की बात कर रहा हूँ सर आपसे। बहुत प्रकार के हो सकते हैं, पेरेंट्स, हॉबीज, फ्रेंड्स, प्रोफेशन, बट मैं प्रोबेबली यहाँ की बात कर रहा हूँ कि वो शायद है, मतलब पता नहीं, आई डोंट नो, आप बेहतर शायद बता पाएंगे, आप साइकोलॉजी एंड फिलोसफी के ज्यादा बेहतर व्यक्ति हैं इस मामले में, आई फील। नहीं यार मैं तो लिखता हूँ इस बारे में बहुत ज़्यादा, बट जो भी यहाँ पर व्यूअर सुन रहे हैं, देखो अगर आप किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो ये मत समझो कि आपकी ज़िंदगी का अंत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कुछ बहुत बेहतर की तरफ आगे बढ़ सकते हो ज़िंदगी में। और एज अ मैन आई बिलीव पेन कैन एक्चुअली मेक यू डू थिंग्स जो कि तुम आसानी से कभी कर नहीं सकते थे ज़िंदगी में। तो आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू एम्ब्रेस वट एवर यू गोइंग थ्रू, दिस शैल टू पास, और तुम आगे ज़िंदगी में बढ़ ही जाओगे आज नहीं तो कल, और कुछ बेहतर ही कर पाओगे। यस, जी। इट हैज सम स्टेजेस। हम्म। फाइव शुरुआत में स्टेजेस आप ऑफ लाइफ। सामने वाले को बहुत ज्यादा वो कहेंगे कि तुम गलत थे, फिर कहीं ना कहीं आप बहुत सारे फंडे होते हैं, फिर एंड में जिस दिन मन में शांति आ जाए ना आपके, तो हुआ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, उस दिन आपकी ग्रोथ चालू हो जाएगी, क्योंकि उस दिन आपकी एनर्जी उस जगह जानी बंद हो जाएगी जहां उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। जो हीलिंग, हीलिंग एक शब्द है ना, बहुत बड़ा शब्द है। हीलिंग, सेल्फ केयर, बहुत बढ़िया चीजें हैं, और मतलब पीपल शुड डू इट। अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए, तभी शायद आगे बढ़ पाएंगे। दूसरे व्यक्ति को इतनी, एक मैंने बहुत एक कोटेशन बोलना चाहूंगा, बहुत अच्छी थी। बोला था, जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं, आपको खुश रखना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। इट इज अ वेरी फैंटास्टिक थिंग। एग्जैक्टली। आपको खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है, उसको खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी आपको खुश रखना नहीं है। आप अपनी अपनी खुशी रख लो, प्रेम अपनी जगह है, खुश रहना अपनी जगह। अपनी जगह है। ये जो फिल्म मेकर्स के गीतकारों ने जो एस्थेसी करी है कि तुम नहीं हो तो मेरी दुनिया में लाइटें बंद हो गई हैं टाइप्स में, उन्होंने बहुत निपटाया है सब लोगों को। वी नीड टू टीच पीपल कि दिस, you need not relate to different things. Love is one thing, career is one thing, being happy is very different thing. आपको लगता है दिल टूट गया तो हंसना नहीं चाहिए, अरे क्यों नहीं हंसना चाहिए भैया, हंसो, आइसक्रीम खाओ, एंजॉय करो। वो ठीक है, आप कर नहीं पा रहे, इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट अगर करना चाह रहे हो, लगेगा यार मेरे तो फिर क्या, अरे कुछ नहीं, वो हो गया। ये कंपार्टमेंटलाइजेशन हमको शायद सिखाना बहुत जरूरी है लोगों को। प्लीज, आप पूछ रहे थे कुछ? एक सवाल है मेरे आपसे। आपने कई साल एसबीआई में काम करा, जी। फाइनेंस में काम करा, तो जो जी। एसबीआई में जो काउंटर से काउंटर भेजने का होता है, ये ट्रेनिंग आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है या फिर कुछ समथिंग ये उस जगह पे जाके पहुंच हो जाता है। ये नहीं सिखाता, कोई भी नहीं है। ये एक्चुअली मैं जब एज अ कस्टमर जाता था एसबीआई में, या जिस भी बैंक में जाता था, प्रोबेबली एसबीआई में शायद ज्यादा गए होंगे, तो ये चीज मैंने, जो मुझे सबसे ज्यादा चीज बॉदर करती थी वो ये करती थी कि मैं किसी
के टेबल पे खड़ा हूँ और मैं कह रहा हूँ मैडम प्लीज, और मैडम ऊपर भी नहीं देख रहे, वो नीचे ऐसे लगे हुए हैं। तो जो एक्नॉलेजमेंट नहीं होता ना, वो तकलीफ है। एग्जैक्टली। वो प्रॉब्लम नहीं कि मेरा काम नहीं हो रहा, प्रॉब्लम ये है कि मेरा एक्नॉलेजमेंट भी नहीं हो रहा, मुझे पता ही नहीं चल रहा उस आदमी को पता भी है कि नहीं कि मैं खड़ा हूँ। और वो जो होता है ना 6 नंबर पे जाओ, 9 नंबर पे जाओ, तो एक्चुअली दैट हैपेंस एवरीवेयर। मतलब प्रोबेबली एसबीआई बिकेम अ जोक आउट ऑफ इट। एग्जैक्टली, द क्वेश्चन वाज मेंट टू बी अ जोक, टू बी ऑनेस्ट। इट हैपेंस एवरीवेयर। बट हाँ, उससे मैंने जो सीखा कि जब मैं एसबीआई में था, आई मेड श्योर कि मेरे सामने जो जो लोग खड़े होते थे मैं सबको एक्नॉलेज करता था, हाँ सर मैं कर रहा हूँ, हाँ सर मैं कर रहा हूँ। और जब मैं किसी को भेजता था 9 नंबर पे, मैं भी भेजता था, तो मैं कहता था 9 नंबर पे सर भेजना पड़ेगा ना, वो काम 9 नंबर पे ही होगा। मैं कहता था 9 नंबर पे चले जाओ, और यहाँ से चिल्ला देता था 9 नंबर पे जो आदमी बैठा था, सना साहब ये भैया आ रहे हैं, कर लेना काम, इतना आप कर दो। वो आदमी खुश हो जाता है। You care. The bottom line is whether even you care or not, somebody's work is being done. Once a guy came to me, मेरी पहली पोस्टिंग थी, एंड ही सेड कि मैं तो उसका कुछ काम अटका हुआ था बहुत टाइम से, हो ही नहीं रहा था। एक दिन आया, कहने लगा मैं तुम सबकी शिकायत कर रहा हूँ रिटर्न में। मैंने कहा कर दो भैया, मैं हाथ तो थोड़ी रोक लूंगा। बोला सबकी कर रहा हूँ, आपकी छोड़ के। मैंने कहा, मेरी क्यों नहीं कर रहा? बोला आपने प्रयास किया। ही डिडंट से कि आपका काम हो गया, ही सेड कि आपने प्रयास तो किया ना, कम से कम जेन्युइन प्रयास था, बाकियों ने नहीं किया। तो सर लोगों को कुछ नहीं चाहिए जीवन में, प्रयास चाहिए। अपने बस प्रयास दे दो जेन्युइन, फिर काम नहीं भी होगा ना, कोई बुरा नहीं मानता। और ये केवल जॉब, रिलेशनशिप, थ्रू आउट एग्जैक्टली। एक एफर्ट तो लास्ट देना सवाल बड़ा पड़ेगा। इंपॉर्टेंट आपसे ये रहेगा, क्योंकि आप जी बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, आपका स्पेसिफिकली अकाउंट भी है बुक्स के लिए। तो ऐसी जी। 3 बुक्स जो आपके अकॉर्डिंग आज की जनरेशन को, जो लोग 18 से लेकर 25 साल की उम्र में, उन्हें पढ़नी चाहिए। मेरे ख्याल से सबको ही पढ़नी चाहिए। मतलब मैं एज स्पेसिफिक नहीं जाऊंगा, बट मैं जाऊंगा बुक्स तो सबको ही पढ़नी चाहिए। मिक्सोलॉजी करके एक बुक है, ओके। मिक्सोलॉजी है। मेरी लाइफ में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। उस बुक को पढ़ने के बाद मेरी लाइफ से रिग्रेट्स बहुत कम हो गए या जीरो हो गए। वो कभी अपन चर्चा करेंगे। मिक्सोलॉजी जरूर पढ़नी चाहिए। फिर मुझे लगता है, अगर आप तो वो साइकोलॉजिस्ट हैं, तो प्रिडिक्टेबली रैशनल अगर एक किताब है डैन आयरली साहब की, अगर आपने पढ़ी हो, तो आई थिंक प्रिडिक्टेबली रैशनल एक अच्छी बुक है पढ़ने के लिए। वो आपको अच्छा करेगी। मतलब आपको समझाएगी कि लोग जो डिसीजंस लेते हैं वो क्यों लेते हैं। मुझे गॉडफादर एक जमाने में बहुत पसंद थी, लेकिन मैं टॉप 3 में तो नहीं रखूंगा कि सबको पढ़नी चाहिए। अच्छी बुक है, नॉर्मली पढ़ सकते हैं। तीसरी बुक तीसरी बुक बहुत सारे दिमाग में आ रहे हैं। दिक्कत ये है, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ सकते हैं, वो बहुत अच्छी बुक है। वो पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आपको लेके जाएगी। दिक्कत वही है ना सर, 3 से काम, अब कैसे 3 बार रुक जाऊं, बट ठीक है, ये 3 मान लेते हैं अपन। तो एवरीवन, दिस इज द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। प्रभात जी को दोबारा इनवाइट करेंगे पॉडकास्ट पर, और भी नए नए हाँ, सवाल पूछेंगे। आपको पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आप स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो ज़रूर हमें रेटिंग दें।